नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। मनोविज्ञान में एक चीज़ पढ़ाई जाती है कि सज़ा का जो डर होता है उससे ज़्यादा सज़ा होने की जो आशंका होती है उसका डर होता है। सज़ा से आदमी उतना उसको डर नहीं लगता, उतना भय नहीं लगता जितना उसको सज़ा मिलने की आशंका से। इसी तरह से जैसे हमले का डर उतना नहीं होता जितना हमला होने की आशंका से लगातार दहशत में रहता है। हर समय ये आशंका बनी रहती है कि पता नहीं कब और किधर से हमला हो जाए। वैसा ही कुछ हाल आजकल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का है। अरविंद केजरीवाल को ये डर सता रहा है पिछले काफ़ी समय से, लेकिन जब से ईडी का समन आया है और उस पर वो गए नहीं, उसके बाद से उनको लगातार ये डर सता रहा है कि किसी भी समय उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। अब गिरफ्तारी हो जाएगी तो उसके बाद चीज़ें उनके हाथ से निकल जाएंगी। यही अरविंद केजरीवाल का डर है कि उनके कंट्रोल में अभी तक जो सब चीज़ें दिख रही थी, एक बार गिरफ्तार होकर जेल चले गए तो फिर उनके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी। तो उन्होंने अपने विधायकों की और जो नगर निगम में उनके जो पार्षद हैं उनकी बैठक बुलाई। पहले भी बुला चुके हैं, कई बार बुला चुके हैं, और फिर उनसे राय ली। पूछा कि भाई मुझे अगर गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो क्या मुझे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए मुख्यमंत्री पद से, या जेल से रहकर सरकार चलानी चाहिए। अब जाहिर है कि पार्टी के विधायक और पार्षद और क्या कहेंगे। ये तो कहेंगे कि नहीं आप इस्तीफ़ा दीजिए और जाइए जेल में रहिए। ये तो कह नहीं सकते, तो वही नतीजा आया। सबने कहा नहीं नहीं, आपको इस्तीफ़ा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जेल में रहकर सरकार चलाइए। तो ये तो अनहोनी होगी अगर ऐसा होगा। आज तक तो ऐसा हुआ नहीं कि कोई मुख्यमंत्री जेल गया हो और वहाँ से वो सरकार चलाता रहा हो। अरविंद केजरीवाल के साथ ऐसा होगा, इसकी मुझे तो कतई रत्ती भर भी उम्मीद नहीं है। अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे तो जेल में ही रहेंगे, फिर उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। संवैधानिक प्रावधान स्पष्ट रूप से भले ना हो, लेकिन किसी मंत्री या मुख्यमंत्री के जेल जाने के बाद उसका अपने पद पर बने रहना संभव नहीं है, क्योंकि फिर वो अपने कार्य का निस्तारण जो है वो सही ढंग से नहीं कर सकता। और जेल में रहते हुए जेल जाने का मतलब है कि आप पर कुछ आरोप लगे हुए हैं, और अरविंद केजरीवाल तो मुख्यमंत्री हैं और उन पर जो आरोप लगे हैं वो भ्रष्टाचार के आरोप है। अगर आपको हटाया ना गया, आपके पास पद बना रहा, तो आप गवाहों को प्रभावित करने की ताकत रखते हैं, आप सबूतों से छेड़छाड़ की ताकत रखते हैं। तो इसलिए मुझे तो इस बात में कोई संदेह नहीं है जरा भी कि अरविंद केजरीवाल जेल जाने के बाद उनको इस्तीफ़ा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इसको इस रूप में मत देखिए कि अरविंद केजरीवाल इतने नासमझ नहीं हैं कि उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जेल जाएंगे तो इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। वो एक पॉलिटिकल एजेंडा खड़ा कर रहे हैं, अपने पक्ष में एक राजनीतिक माहौल बना रहे हैं। देखिए, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि राजनीति, एजिटेशनल पॉलिटिक्स यानी आंदोलन की राजनीति करना अरविंद केजरीवाल को आता है। इस समय देश के किसी और पार्टी के किसी और नेता को नहीं आता। आप देखिए किस तरह से उन्होंने वो माहौल को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप है, शराब घोटाले में पैसा लेने का आरोप है पार्टी पर, और उनके दो साथी जेल में हैं इसके लिए, और उनको जमानत नहीं मिल रही है। मनीष सिसोदिया जो उनके डिप्टी सीएम थे वो फरवरी से जेल में हैं, फरवरी 2023 से, और अभी तक बाहर नहीं आए। 4 बार सुप्रीम कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई कर चुके हैं, हर बार रिजेक्ट कर दिया। आखिरी बार तो और गजब कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, कहा कि मनी ट्रेल का जो है एक हल्का सा जो है वो सबूत तो मिल रहा है। उसके अलावा संजय सिंह जेल में है, उनको नहीं जमानत मिल रही है। तो अरविंद केजरीवाल कैसे बचेंगे। अब 3 दिसंबर को विधानसभा के जो 5 विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं उनके नतीजे आ जाएंगे। उसके बाद मुझे उम्मीद है कि ईडी का समन फिर से अरविंद केजरीवाल को आएगा। ये चुनाव चल रहे थे इसलिए ईडी ने भी इसको इग्नोर करना ठीक समझा। अरविंद केजरीवाल ने यह बहाना बनाया था कि वो अपनी पार्टी के स्टार कैंपेनर हैं, तो उनको चुनाव प्रचार करने जाना है, इसलिए उनके पास समय नहीं है। वो सारे बहाने ख़त्म हो जाएंगे 3 तारीख को। 4 तारीख से संसद का सत्र चल रहा है, तो अरविंद केजरीवाल चूँकि संसद में नहीं है तो वो भी बहाना नहीं है।
तो उन अब देखने की बात दो तीन चीज़ें होंगी। आप देखिए आने वाले कुछ दिनों में 4 दिसंबर से 22 दिसंबर तक संसद का सत्र चलेगा। इसी दौरान मुझे ऐसा लगता है, मतलब गलत भी साबित हो सकता हूं, कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाएगी। अब ये देखने की बात होगी कि संसद में कौन से दल, कौन से नेता अरविंद केजरीवाल के समर्थन में बोलने को तैयार होते हैं। उससे अंदाज़ा लगेगा कि ये जो विपक्षी दलों का 27 दलों का गठबंधन बना है, उसकी दशा और दिशा क्या होगी। एक तो संकेत ये मिलेगा। लेकिन बात अरविंद केजरीवाल की हो रही है। अरविंद केजरीवाल अपना जो समर्थक वर्ग है उसमें अपने को पाक साफ साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो एग्रेसिव स्टैंड उन्होंने लिया है वो ये दिखाने के लिए कि मैं मानता हूं कि मैं बेईमान नहीं हूं, मैं मानता हूं कि मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं, और मैं जो मानता हूं वही आप भी मान लीजिए। अब आप देखिए उनकी रणनीति को समझिए, ये राजनीतिक रणनीति है। अब चर्चा तो ये जरूर होगी कि भाई अगर चोरी की होती, बेईमानी की होती तो ये चुप होते। ये तो चुप नहीं है, ये तो बोल रहे हैं, लड़ने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि लड़ते रहेंगे, और कह रहे हैं पूरा शराब घोटाला बीजेपी का षड्यंत्र है। भाई पॉलिसी आपने बनाई, वेंडर आपने तय किए, कौन सी कंपनियां होंगी, मैन्युफैक्चरर कौन से शामिल होंगे ये आपने तय किया, पैसा उन्होंने दिया, आपकी पार्टी और आपके नेताओं को दिया। इसमें बीजेपी कहाँ से आती है। लेकिन आप देखिए कि एजिटेशनल पॉलिटिक्स के मास्टरमाइंड हैं अरविंद केजरीवाल। एक सबसे बुरी स्थिति को कैसे वो अपने पक्ष में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी के बरक्स आप देखिए भारतीय जनता पार्टी को, जिसको इस समय सबसे ज़्यादा एग्रेसिव होना चाहिए, जिसके लिए ये मौका है अरविंद केजरीवाल की राजनीति को ख़त्म करने का, उनके समर्थकों के बीच में उनको बेईमान साबित करने का, उनके समर्थकों और उनके मतदाताओं के बीच उनको कटघरे में खड़ा करने का। तो भारतीय जनता पार्टी शांत है, चुप है। एक हाइबरनेशन शब्द आपने सुना होगा। बहुत से जीव जंतु जो है वो हाइबरनेशन में रहते हैं, मेढक भी उनमें से एक है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली इकाई की बात कर रहा हूँ, हाइबरनेशन में है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि दिल्ली की राजनीति में कुछ हो रहा है। तो अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी और उनके नेता सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका निभा रहे हैं। वो अपना बचाव भी कर रहे हैं और वो आक्रमण भी कर रहे हैं, और वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए जी, हम तो कट्टर ईमानदार हैं, इसलिए हम किसी से डरते नहीं हैं। जो डरते हैं, जो षड्यंत्र कर रहे हैं, वो चुप हैं। ये बात, ये शब्द उन्होंने नहीं बोले हैं, लेकिन उसका जो है मतलब जो बातें वो कह रहे हैं उसका मतलब यही है। तो 1 दिसंबर से शुरू हो गया है अभियान, हस्ताक्षर अभियान, कि अरविंद केजरीवाल जेल जाने के बाद इस्तीफा न दें और जेल से ही सरकार चलाएं, इसके पक्ष में। इसके बाद 21 से 24 दिसंबर 3 दिन जन संवाद का कार्यक्रम चलेगा। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जितने वार्ड हैं उन सब में संवाद का कार्यक्रम चलेगा, और अगर तब तक जेल से वो बाहर रहे तो अरविंद केजरीवाल खुद करेंगे, नहीं तो उनके साथी करेंगे। इस कार्यक्रम की घोषणा की है गोपाल राय, जो मंत्री हैं केजरीवाल सरकार में, और राघव चड्ढा जो राज्यसभा सदस्य हैं, हालांकि अभी निलंबित हैं, उनका मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सुनवाई चल रही है। क्या फैसला होगा और उपसभापति उनके बारे में क्या फैसला करेंगे, ये आने वाले 2-3 दिनों में पता चलेगा, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कुछ सकारात्मक डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि उनको माफ़ करने की तैयारी हो रही है, कि उनको माफ़ कर दिया जाएगा, और उनको जो मुअत्तल किया गया है या उनको जो सस्पेंड किया गया है अनिश्चित काल के लिए, उस आदेश को उपसभापति वापस ले लेंगे, ऐसी संभावना बन रही है। इसके बदले में राघव चड्ढा अनकंडीशनल अपॉलजी, यानी बिना शर्त माफ़ी मांग लेंगे। लेकिन ये अनुमान की बात कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट को बताना है सॉलिसिटर जनरल को कि आखिरकार उपसभापति ने क्या फैसला लिया। जगदीप धनखड़ को फैसला लेना है, उन्हीं का फैसला था कि उनको सस्पेंड करने का अनिश्चितकाल के लिए। तो वो मुद्दा तो अलग चल रहा है। तो राघव चड्ढा होंगे, आतिशी होंगी, गोपाल राय होंगे, ये लोग जो है जन संवाद का कार्यक्रम चलाएंगे, और उसमें क्या क्या बताएंगे, क्या संवाद होगा,
भाई आपने चोरी की है, आप पकड़े जा रहे हैं। लेकिन चोर मचाए शोर, चोर शोर बहुत मचाता है, और अरविंद केजरीवाल को तो इसमें महारत हासिल है। उन पर जो भी भ्रष्टाचार का आरोप लगता है उसको वो पलटकर ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि ये उनके विरोधियों का षड्यंत्र है। वो तो कट्टर ईमानदार हैं जी, लेकिन उनके विरोधी उनको बेईमान साबित करने पर तुले हैं और साबित नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बताने की कोशिश होगी इस जनसंवाद के कार्यक्रम में कि ये जो शराब घोटाला है ये पूरी तरह से फर्जी है, और इस फर्जी घोटाले में अरविंद केजरीवाल को फंसाकर उनकी राजनीति और उनकी पार्टी को ख़त्म करने का बीजेपी का षड्यंत्र है। अब आप देखिए, जांच कर रही है एक इंडिपेंडेंट एजेंसी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। पॉलिसी बनाई, मैंने पहले ही कहा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, सारे फैसले किए उनकी सरकार ने। पैसा मिला, जो अब तक सबूत सामने आया है वो अरविंद केजरीवाल के साथियों को और उनकी पार्टी को। गोवा के चुनाव में उन्होंने उस पैसे को खर्च किया, इसके भी सबूत मिल गए। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, निचली अदालत में भी है, स्पेशल कोर्ट में भी है, लेकिन इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में भी है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिल रही है। तो मतलब अदालत मान रही है कि, और कह चुकी है अदालत, स्पेशल कोर्ट ये कह चुकी है, ईडी की स्पेशल कोर्ट, कि प्राइमा फेसी केस बनता है, बड़ा स्ट्रांग केस बनता है मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी और संजय सिंह के खिलाफ भी। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जब उनकी गिरफ्तारी होगी, चार्जशीट पेश होगी, तब चार्जेस सामने आएंगे, क्या क्या चार्जेस लगते हैं, उसके साथ क्या सबूत ईडी पेश करती है, ये सब तो बाद में पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि शराब घोटाला फर्जी नहीं है, शराब घोटाला वास्तविक है, हुआ है, उसमें पैसा लिया गया है, पैसा दिया गया है, इसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। देखिए, ईडी का कोई केस हो, मैं बार बार कहता हूँ, इस बात को याद रखिए कि बाकी एजेंसीज से अलग ईडी का केस होता है, क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करती है ईडी। तो मनी लॉन्ड्रिंग में जब तक मनी ट्रेल नहीं मिले तब तक उस केस का कोई मतलब नहीं होता, और ईडी इस मामले में मनी ट्रेल को इस्टेब्लिश कर चुकी है। ये अदालत में उसको साबित होना बाकी है, लेकिन डॉक्यूमेंट के आधार पर जो है, डॉक्यूमेंट्स ऐसे पेश किए हैं जिनके आधार पर पता चलता है कि मनी ट्रेल तो है, पैसा तो आया है, पैसा जिन्होंने दिया है उन्होंने स्वीकार कर लिया है। उनमें से एक दो जो है वो अप्रूवर बन गए हैं, वादा माफ गवाह बन गए हैं, और वो कह रहे हैं कि पैसा दिया गया, और बता रहे हैं कैसे कैसे दिया गया। और संजय सिंह के मामले में तो और पुख्ता सबूत है, उनके एक करीबी को 20% शेयर एक शराब कंपनी में मिल गया। तो मामला तो बिल्कुल पक्का है, लेकिन राजनीति में लड़ाई सबूतों की और कानूनी दावपेच की नहीं होती है। राजनीति में लड़ाई परसेप्शन की होती है। परसेप्शन क्या बनता है और क्या आप बनाते हैं, और क्या परसेप्शन आप नहीं बनने देते हैं। अरविंद केजरीवाल उनके साथियों की जीतोड़ कोशिश है कि किसी भी तरह एक परसेप्शन न बने और एक बने ये कि ये बीजेपी का षड्यंत्र है, शराब घोटाला फर्जी है, और इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ है, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। जो परसेप्शन न बने वो ये है कि अरविंद केजरीवाल और उनके साथी भ्रष्टाचारी हैं, बेईमान हैं, उन्होंने रिश्वत ली है। ये परसेप्शन न बनने पाए कि उन्होंने कोई गड़बड़ी की है, कोई भ्रष्टाचार किया है। अब इन दोनों मोर्चों पर कम से कम अभी तक अरविंद केजरीवाल कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अल्टीमेटली जब चुनाव आएगा तो जनता के सामने मुद्दा ये नहीं होगा कि ईडी ने क्या सबूत पेश किया और कौन सी कानून की धारा क्या कहती है और किन धाराओं में उन पर आरोप तय किए गए। इस सब का मतलब नहीं होगा जब तक फैसला अगर अदालत का नहीं आ जाता। जब तक केस चलता रहता है तब तक चुनावी दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से जो बात मैटर करती है वो सिर्फ इतनी है कि लोग क्या मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल बेईमान हैं या बेईमान नहीं है। बस इसके अलावा और किसी बात का कोई मतलब नहीं है। ये काम बहुत आसानी के साथ इतने सबूतों के मद्देनज़र बीजेपी को कर लेना चाहिए था। आम आदमी पार्टी की बजाय ये जनसंवाद का कार्यक्रम बीजेपी को चलाना चाहिए था, लेकिन बीजेपी आराम से बैठी हुई है कि उसके भाग्य से छींका टूटेगा और मलाई उसको जो है मिल जाएगी। ऐसा न तो राजनीति में होता है, न तो वास्तविक जीवन में होता है, कल्पना में ज़रूर होता है।
तो अरविंद केजरीवाल अपने इस अभियान में सफल होंगे कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद उनकी पार्टी का बचना बहुत कठिन होगा दिल्ली बीजेपी की इस अकर्मण्यता के बावजूद। तो इंतज़ार कीजिए, ज़्यादा समय नहीं है, 3 दिसंबर के बाद किसी भी दिन ईडी का समन आ सकता है अरविंद केजरीवाल को, और उनके समन आने का मतलब है कि उसके कुछ ही दिन में उनकी गिरफ्तारी तय है। ये 2 चीज़ें तय हैं, उसके बाद का घटनाक्रम वो बाद में तय होगा। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।